पेज नंबर 154 में आप इसका जवाब देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तूफान की आंख किसे कहते हैं? आइए हम आज क्लास 7 का विज्ञान 7 का साइंस के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। आइए, हमारा हृदय कितने कक्षों में बटा होता है ये भी जानेंगे। और देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार बनाए हैं, सॉल्व किए हैं। अब बढ़िया से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पत्तियों में रंध्र के 2 कार्य लिखे। प्रश्न देख लीजिए, समुद्र समीर क्या होता है? ये भी देखिए क्वेश्चन है। एक ऐसे पत्ती का नाम लिखे जिसमें कायिक जनन होता है ना। ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। विद्युत चुंबक क्या होता है? तूफान की आंख किसे कहते हैं, है ना। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आइए कि ऐसे क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, जो अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है एसए टू का जो फाइनल एग्जाम है 2023-24 सेशन का, तो उसका प्रश्न का हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सबसे सही विकल्प का चयन कर सही का निशान लगाएं। देखिए, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चौथा क्वेश्चन है, संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? विकिरण का। बाकी संवहन का, चालन का, स्थानांतरण का जरूरत पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? कायिक जनन की कृत्रिम विधि क्या है? कलम द्वारा। इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो इसका जवाब होगा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन है, पवन के वेग को मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? पवन का वेग, एनीमोमीटर। पवन के वेग को मापने का यंत्र कहते हैं एनीमोमीटर। चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पर, आजकल विद्युत विच्छेदन के लिए फ्यूज के स्थान पर किनका उपयोग किया जाता है? तो एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। परागन का परागकोश वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? परागन। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर क्लास 7 का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप वहां से विभिन्न विषयों का आप सॉल्यूशन जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, हमारा हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो हमारा हृदय मतलब मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 5 क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन है, पत्तियों में रंध्र के 2 कार्य लिखे। तो पत्तियों में रंध्र के 2 कार्य लिखना है। तो रंध्र किसे कहते हैं? जो पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होता है ना, उसी को रंध्र कहते हैं। तो पहला कार्य है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। दूसरा है, पौधों के अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अब देखिए, गैस, यहाँ गैस कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ गैस कहने का तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, है ना। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र समीर क्या है? तो दिन के समय समुद्री जल की तुलना में भूमि तेजी से गर्म होती है। भूमि के ऊपर की
वायु गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है। समुद्र से ठंडी वायु भूमि की ओर बढ़ती है, अतः समुद्र तटों पर ठंडी वायु महसूस की जा सकती है, जिसे हम समुद्री समीर के रूप में जानते हैं। मतलब समीर मतलब हवा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, एक ऐसे पत्ती का नाम लिखे जिसमें कायिक जनन होता है। एक ऐसे पत्ती का नाम लिखना है जिसमें कायिक जनन होता है। तो देखिए यहाँ ब्रायोफिलम जिसको हिंदी में बोल सकते हैं पत्थर चट्टा। तो एक ऐसे पत्ती है जिसमें कायिक जनन होता है। देखिए कायिक जनन मतलब ब्रायोफिलम में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है। ब्रायोफिलम जैसे पौधों की पत्तियां मांसल होती है तथा इनके किनारे है ना खांचे होते हैं। इन खांचों में स्थित कली से जड़ें निकलती है। ये जड़ें पत्ते से अलग होकर नए पौधे का रूप ले लेता है। ठीक है। और किताब में इसको देखना चाहेंगे तो किताब में आप देख सकते हैं पेज नंबर 154 में, है ना। पेज नंबर 154 में आप इसका जवाब देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक क्या है? प्रश्न है विद्युत चुंबक क्या है। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ गए। और साइंस के बुक में क्लास 7 है, जो आपके पास जो बुक है साइंस, उसमें आप पेज नंबर 172 में इसका जवाब बढ़िया से देख सकते हैं। सारा मेंशन किए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तूफान की आँख किसे कहा जाता है। तूफान की आँख किसे कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है जिसे हम तूफान की आँख आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। इसका व्यास 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होता है। इस क्षेत्र में बादल प्रायः नहीं के बराबर होता है। तो ये आपका पेज नंबर 182 में है। तूफान की आँख किसे कहते हैं, इसका जवाब आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 182 में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। तो अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर करना ना भूलें। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न अंतर्गत एक प्रश्न 4 नंबर का है ना। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में किस प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। तो जवाब लिखिए इस तरह से, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन की उचित मात्रा में मिलाई जाती है तो अम्ल और क्षारक का अपना गुण नष्ट हो जाता है। ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में क्या बनता है, लवण बनता है। देखिए इस प्रक्रिया के अंत में क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब हम दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है ना। दूसरा है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो यहाँ बताइए, देखिए कहता है कि जाइलम का परिभाषा बता रहे हैं। जाइलम पौधों का जटिल ऊतक है जो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, जाइलम का परिभाषा बताएं। अब फ्लोएम देखिए, फ्लोएम किसे कहते हैं। फ्लोएम जीवित ऊतक को संदर्भित करता है जो पौधों में भोजन और कार्बनिक पदार्थों के परिवहन में मदद करता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ लिख रहे हैं कि पारा एक तरल धातु है। पारा जो होता है एक तरल धातु होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, तापमान बढ़ने से पारा का प्रसार एक समान होता है, मतलब एक समान होता है। पारा जो बढ़ता है तापमान के कारण वो एक समान होता है। तीसरा देखिए, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यह शीशे से चिपकता नहीं है, इसी कारण तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। और पेज नंबर देखेंगे किताब में तो 144 में आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए बहुत मेहनत लगा है इसका प्रश्न का उत्तर तैयार करने में, तो इस मेहनत का आप मुझे लाइक कर दीजिए, या नहीं तो इस मेहनत के रूप में आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी और एक लिंगी फूलों में अंतर बताइए। द्विलिंगी और एक लिंगी फूलों में अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ उत्तर लिख रहे हैं, जिस फूल में केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। कहता है जिस फूल में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर दो में से कोई एक उपस्थित होते हैं उसे हम एक लिंगी कहते हैं। जबकि द्विलिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी या द्विलिंगी लिखकर आप अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं उसको बोलते हैं द्विलिंगी। और इसका आप अपने किताब में देख सकते हैं, पेज नंबर 157 में आपको मिल जाएगा, है ना। 157 में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लिंगी और द्विलिंगी फूलों में अंतर बताइए। ठीक, ये तो बता दिए आपको हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है ना। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को दिखाते हुए इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। एक द्विलिंगी पुष्प का चित्र खींचकर उसके सभी अंगों को नामांकित कीजिए, है ना। इसका जवाब लिखिए चाहे इसका जवाब, तो लेकिन हम जो जवाब आपको बता रहे हैं, जवाब इसका बता रहे, एक द्विलिंगी पुष्प का चित्र खींचकर उसके सभी अंगों के नामांकित कीजिए, नाम लिखना है। मतलब यहाँ पर चित्र बनाना है और द्विलिंगी फूल का चित्र बनाना है और उसके सभी जो अंग है उसका नाम लिखना है। तो पेज नंबर 157 में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। साइंस जो बुक है ना, साइंस जो 7 क्लास का साइंस है उसमें आप देखिए पेज नंबर 157 में आपको मिल जाएगा, वहाँ से चित्र बना के आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके सभी भागों के कार्यों को लिखे, है ना। या अथवा समुद्र समीर और जल समीर का चित्र सचित्र व्याख्या कीजिए। तो हम आपका जवाब दिए हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो यहाँ पेज नंबर देखिए, पेज नंबर है 139, पेज नंबर 139 जो विज्ञान है, पेज नंबर 139 7 क्लास का जो विज्ञान है सप्तम, अच्छा सप्तम का विज्ञान है, उसमें पेज नंबर 139 में आइए और मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र वहाँ बना हुआ है, उसके सभी भागों के कार्यों को लिखना है। और पिक्चर नंबर देखेंगे तो 13.10 मतलब 13.10 में देखेंगे पिक्चर नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी प्रश्नों के उत्तर को हम सॉल्व किए हैं और बहुत मेहनत के साथ आपको हम सभी प्रश्नों के उत्तर बनाकर दिखाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत जानकारी से भरा है, खासकर विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और जो 7 क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए, और ऐसे भी ऐसे जानकारी है जो लगभग सभी के लिए है, क्योंकि अवतल उत्तल
पत्तियों में रंध्र, हमारा हृदय में कक्ष, है ना। तो इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी जानकारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इससे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके भी रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए।